गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 12 के जो चैप्टर आव्यूह था उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग उसी का एक और पार्ट है सारणी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज को जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि सारणी के क्या कंसेप्ट होते हैं, उन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है सारणी, उसको समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सारणी और आव्यूह दोनों से मिला करके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर के पूछे जाएंगे। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। जैसे ही सारणी खत्म होगा तो हम चलेंगे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन में। तो आइए पहले हम लोग सारणी को देख लेते हैं। बस आप लोग हम लोग MS टीम एजुकेशन के साथ बने रहिए। तो देखते हैं हम लोग सारणी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने प्रत्येक वर्गाकार आव्यूह होते हैं यानी प्रत्येक वर्गाकार आव्यूह का माड रूप ही सारणी कहलाता है। तो सारणी होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्गाकार आव्यूह होना चाहिए, आयताकार नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रत्येक वर्ग। देखिए यहाँ लिखा गया प्रत्येक वर्ग आव्यूह A बराबर IJ, उसका जो क्रम होना चाहिए M IJ, जिसका देखिए इसका जो क्रम है वह M गुणे N है। आपने पढ़ा था कोट या जो क्रम होता है M गुणे N, M और N अलग अलग हो सकता था आव्यूह में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि M गुणे N गुणे N, अर्थात जितनी आपकी पंक्ति होगी उतना ही क्या होगा, स्तंभ होगा। जहाँ N आव्यूह की कोट तथा देखिए यहाँ IJ बराबर आव्यूह A का IJवां अवयव है के संगत संख्या का अस्तित्व होता है, जिन्हें आव्यूह A का क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं। अर्थात हम लोग आव्यूह में पढ़े थे कि किसी भी आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन सारणी का संख्यात्मक मान होता है। अब हम लोग देखेंगे कि उस सारणी में कोट जो हमारा आपका होगा M गुणे N कोट का, उसमें कितने पंक्ति होते हैं, कितने स्तंभ होते हैं, सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। क्योंकि हमें सारणी का प्रसार करने आना चाहिए। सारणी के कुछ प्रगुण हैं जो आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, उनके बिना हम क्वेश्चन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं सारणी का प्रसार क्या होता है। सारणी आपको द्वितीय कोट की मिल सकती है, तृतीय कोट की मिल सकती है, कुछ सारणी आपको चतुर्थ कोट की मिल सकती है। तो हम क्रमशः द्वितीय कोट, तृतीय कोट और चतुर्थ कोट का प्रसार करना जानेंगे कि कैसे प्रसार होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मान देखिए ये माड लग गया, ये सारणी होता है। अगर केवल A होता तो वह आव्यूह कहलाता, लेकिन जब माड लग जाता है तो वह आपका होता है सारणी। अब यह देखिए ये हमारा कहलाता है, ये जो देख रहे हैं आप ऐसे क्षैतिज जो है वो आपकी क्या कहलाती है, वो पंक्ति है और इसको हम R1 कहते हैं। ये क्षैतिज दूसरी है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। ये जो देख रहे हैं आपका ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर को हम कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 1 होता है स्तंभ। तो हमने जान लिया ये पंक्ति है। अब जान लीजिए किसी भी सारणी का जो प्रसार होता है वह पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष हो सकता है, लेकिन उस सारणी में किसी के सापेक्ष प्रसार किया जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम सारणी का प्रसार देखते हैं। यहाँ नीचे सारणी का प्रसार, तो पहले हम लोग द्वितीय कोटि का देखते हैं सारणी का प्रसार। जैसे मान लीजिए आपको कोई सारणी मिल गया ऐसे मान लीजिए कि हमको A बराबर पता है, दिया है 2, 4, 5, 6 और इसका प्रसार पढ़ना है। तो विद्यार्थी उसका प्रसार बेहद ही आसान होता है। आपको बस याद रखना है कि जो इनके विकर्ण का गुणन क्या करते हैं, कि जो इनके विकर्ण का अवयव होता है उसे हम गुणा करते हैं दोनों को, और बीच में क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। अर्थात देखिए यह विकर्ण का अवयव है, ध्यान दीजिएगा यह क्या है, विकर्ण का अवयव है। और इधर से यह हमारा क्या है, यह भी विकर्ण है। क्रमशः दोनों विकर्णों को गुणा करके घटा देते हैं, द्वितीय कोटि के सारणी का मान वही होता है। अर्थात इसका जो मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मान क्या होगा। बस देखिए पहले हमने कहा कि यह विकर्ण है तो विकर्ण का गुणा करिए,
जब इस विकर्ण का गुणा करेंगे आप तो 2 छक्के 12। अब देखिए दूसरा विकर्ण यह है, इसका भी गुणा करिएगा, लेकिन बीच में माइनस का प्रयोग करके। तो पहले विकर्ण का गुणनफल माइनस दूसरे विकर्ण का गुणनफल जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, यानी 12 में से 20 घटाएंगे तो -8 होगा। यानी ये 2 आपने देखा था, इस सारणी का जो प्रसार होगा वो क्या होगा, -8 होगा। तो हमें उम्मीद है आपको द्वितीय कोटि की सारणी समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कोई सारणी यहाँ 5 4 3 2 है, तो इसमें देखिए जो पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। जब इसको हल करिएगा तो पहले विकर्ण मतलब ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10। पहले विकर्ण का गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये दूसरा विकर्ण है, गुणा करिएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 10 में से 12 घटाएंगे -2 हो जाएगा। तो अब हमें उम्मीद है कि 2 उदाहरण पढ़ने के बाद आप द्वितीय कोटि की सारणी को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तृतीय कोटि की। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी तृतीय कोटि की होगी सारणी का प्रसार करने से पहले हम उसको जब प्रसार करेंगे तो हम क्रमशः, अगर तृतीय कोटि की है तो पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो हमें क्रमशः केवल 3 ही पंक्ति होगी, तो उन तीनों के सापेक्ष लेंगे। जिस अवयव को लेते हैं उसके संगत जो स्तंभ होते हैं और पंक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। तो जब समाप्त हो जाएगी तो पुनः आपको द्वितीय कोटि का ही सारणी प्राप्त होगा। तो जैसे हमने यहाँ हल किया है उसी तरह से हल कर लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं तृतीय कोटि की सारणी। बेहद ही आसान होगी, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि तृतीय कोटि की सारणी समझाया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं सारणी के तृतीय कोटि का प्रसार। तो देखिए ये हमारा सारणी है। तो सारणी जब तृतीय कोटि की है तो उसमें देखिए ये R1 पंक्ति हो जाएगा, ये R2 पंक्ति हो जाएगा और ये R3 पंक्ति हो जाएगा। तो हम किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। या जब तृतीय कोटि का है, देखिए इधर ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा और ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि हम क्रमशः किसी को, देखिए हम इसके सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, माने तीनों पंक्तियों के साथ क्रमशः हम प्रसार कर सकते हैं। लेकिन हमें करना होता है सिर्फ केवल एक ही पंक्ति के या केवल एक ही स्तंभ के, जिसके सापेक्ष आप चुनना चाहें चुन सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्योंकि आसानी के लिए हमेशा या तो पहली पंक्ति को या पहले स्तंभ का ही सेलेक्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं जब इसको हल करेंगे तो हम कैसे हल करते हैं। मान लीजिए एक हमें दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान दीजिएगा, यह जो 31 32 आप देख रहे हैं ये क्रम है। उसके साथ साथ तो आपने इसको जो देखा, ये जो आप देख रहे हैं 1 1, यह 1 1 जो आपने देखा कि जो आपको बताया गया था आव्यूह में जो n गुणे n था, यानी m गुणे n जो आव्यूह सारणी के लिए होता है n गुणे n। तो वह आव्यूह में बताया गया था कि जो 1 1 देख रहे हैं, पहला वाला जो आपका क्रम है वह पंक्तियों को बताता है और जो दूसरा है वह किसको बताता है, आपके स्तंभों को। तो ये 1 1 दर्शाता है कि 1 का मतलब कि पहली पंक्ति है, यह 1 का रहा है कि दूसरा स्तंभ है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 में जो 1 बता रहा है कि पहली पंक्ति है और ये 2 दर्शा रहा है कि दूसरा स्तंभ है। जैसे देख लीजिए आपका ये पहली पंक्ति है, ये दूसरा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। और A13 का मतलब ये हुआ कि 1 बताता है कि पहली पंक्ति है और ये 3 बता रहा है कि तीसरा स्तंभ है। ठीक उसी प्रकार से 2 1 A22 A23 A31 ऐसे ही दर्शा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है।
तो प्रसार में हमने बता दिया कि जो सारणिक होता है उसका जो प्रसार होता है हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष सारणिक का प्रसार, सारणी का प्रसार देखिए। तो इसको देखते हैं, तो आप इसको प्रसार देखिए, हमारा है आपका R1 का मतलब हुआ कि A11, A12 और A13 यानी आपके 3 हैं, तीनों के सापेक्ष प्रसार किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रसार करेंगे तो सबसे पहले लेंगे 1 देखिए जब 1 लेते हैं तो आपको हमने स्टार्ट में ही बताया कि सारणी का प्रसार करते समय जिस अवयव के सापेक्ष करते हैं उसका पूरा ये पंक्ति और ये पूरा स्तंभ ही समाप्त मान लिया जाता है, यानी उसको इग्नोर कर देते हैं। जब इसको समाप्त कर लेंगे तो देखिए आपका बचेगा ये 4 अवयव, तो उसे हम लिखते हैं, फिर यहाँ सारणी बना देते हैं। जब इसको ले लिए तो देखिए ये बच रहा है, इसको लिखना पड़ेगा यहाँ A22, A23, A32, A33। अब देखिए ये पहला हो गया। जब पहले हो गया तो अब हमें क्या काम करना है कि अब हमें दूसरे, जब पहला तो ले लिया 1, अब हमें दूसरा लेना है। तो दूसरा लेंगे तो हो जाएगा 1 2। देखिए 1 2 तो ये ऑलरेडी पूरी पंक्ति ही खत्म रहेगी, क्योंकि 1 लिए थे तो पहला स्तंभ खत्म कर दिए थे। 1 2 लेंगे तो इस बार दूसरा स्तंभ क्या कर देंगे, हम इसको समाप्त कर देंगे। तो दूसरा स्तंभ समाप्त हो जाएगा तो पुनः 4 बचेगा, यानी वो हो जाएगा A21, A23 और यहाँ हो जाएगा A31 और यहाँ हो जाएगा A33, यानी इसको भी हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रसार चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज चलता है। तो पहले प्लस था, फिर माइनस हुआ, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने देखा यहाँ कि जो हमारी दूसरी लिए थे, यहाँ दूसरा जो कॉलम था, अब तीसरे को लेंगे तो वो हो जाएगा A13। A13 करेंगे तो तीसरा कॉलम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब पहली पंक्ति को हमने सेलेक्ट किया है तो वो हमेशा समाप्त ही रहेगी। तो देखिए जब ये समाप्त हो जाएगा तो आपका पुनः 4 बचेगा, तो वह 4 बचेगा तो हो जाएगा 1 2 हो जाएगा आपका A21, A22, A31, A32। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं यहाँ कि हमें क्रमशः 3 द्वितीय कोटि की सारणिक प्राप्त हुई है। तो जैसे आप हल करते हैं, आपको पता है कि ऐसे हल क्या किया जाएगा, इसके विकर्णों का क्रमशः गुणा करना है, बीच में माइनस का प्रयोग करना है, जो आएगा उससे इसे गुणा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, हर जगह वही काम करेंगे और उसके बाद जो आ जाएगा वही हमारा इस सारणी के लिए क्या होगा, मान होगा। तो आइए हम इसको उदाहरण के साथ देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसको, बस आप देखिए। जैसे हम अंकों लेकर करेंगे, मान लीजिए एक सारणिक है हमारी 5 2 7 3 1 4 6 2 0 1। अगर इसका मान पूछ दे तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया गया, तो हम बताए हैं कि 3 पंक्ति होती है, 3 स्तंभ होते हैं, किसी के सापेक्ष इसका जो होता है प्रसार कर सकते हैं। यहाँ हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए याद रखिए, जब हमने R1 ले लिया, ये R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। तो R1 को जो हम ले लिए, याद रखिएगा पूरे प्रसार के दौरान R1 हमारा क्या रहेगा, समाप्त रहेगा। तो जब हम हल करेंगे, देखिए पहला जो है आपका R1 वो है 5, तो 5 ये यहाँ ले लिया जाएगा, पुनः यहाँ एक सारणी बनाई जाएगी। जब 5 को लिए तो 5 से जो रिलेटिव आपका स्तंभ है वो ये खत्म हो जाएगा। हमने बताया पंक्ति तो पहले ही खत्म रहेगी, लेकिन वह स्तंभ भी समाप्त हो जाएगा। अब आपके 4 अवयव बचेंगे, उन्हें क्रमशः हम लिख लेंगे। यानी 4 क्या बच रहा है, 4 6
0 1 ये हो गया। अब हम अगला लेंगे, यानी 5 ले लिए, अब हमको 2 लेना है। आपको पता है कि जो चिन्ह चलता है प्लस प्लस चलता है, तो अगला चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब इस बार 2 लेंगे तो आप जान गए हैं कि ये वाला हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो पुनः 4 बचेगा, 1 6 2 0 से लिख लेंगे 1 6 2 1। अब इसको भी ले लिए। अब तीसरा फिर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है वो 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब जब इसको लेंगे तो यह हमारा जो कॉलम होगा खत्म हो जाएगा। तो पुनः 4 बचेंगे, 1 4 और यहाँ 2 0 बचेगा, 1 4 2 0। अब पुनः इसे आगे हल कर लेते हैं। तो अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, विकर्णों का गुणा करके घटा देते हैं, वही हमारे द्वितीय कोट सारणी का मान होता है। तो जिसका विकर्ण है वो 4 1 है, तो गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। बीच में माइनस दूसरा विकर्ण है 6 0, तो गुणा करेंगे तो 0 होगा, -2। यहाँ पुनः देखिए जो इसका पहला विकर्ण है वो क्या है, 1 1 है, गुणा करेंगे तो 1 होगा। फिर माइनस दूसरा विकर्ण है 6 2, गुणा करेंगे तो 12 होगा, +3 इसका पहला विकर्ण 1 0 है तो 0 होगा, माइनस दूसरा विकर्ण है 4 2 4, गुणा करेंगे तो 8 होगा। बस इसी को हल कर देना है। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा, गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए 1 में से आप घटाएंगे यदि 12 तो -11 होगा, उस -11 का गुणा करेंगे -2 में तो 11 दूनी +22 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारा 3 है, 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 होगा, -8 में गुणा करेंगे +3 में तो -24 होगा। अब इसी को हल कर देते हैं। तो 22 और 20 जोड़ेंगे तो 42 होगा, नीचे देखिएगा, और उसमें से 24 घटा देते हैं तो यहाँ होगा 12 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 3 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 18 हो जाएगा। तो ये जो सारणी ए था उसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो हमने देखा इस वीडियो में कि जो सारणी क्या होती है, उसमें कितने कोटि की हो सकती है। उसके बाद द्वितीय कोटि को हमने प्रसार किया, तृतीय कोटि को प्रसार किया। अब हम जान लेते हैं आगे एक्सरसाइज को हल करने से पहले सारणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं जो सवाल या एक्सरसाइज को हल करने में काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं सारणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण। सारणी के प्रगुण हमने कहा कि कुछ सारणी के प्रगुण होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 प्रगुणों को जानेंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला प्रगुण देखिए क्या है, कह रहा है किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में, ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल देने पर सारणी के मान नहीं बदलता है। अर्थात नीचे देखिएगा, यहाँ यह हमारा कोई सारणिक है, तो आपको पता है कि यह हमारी पंक्ति होती है, ये हमारे स्तंभ है और ये हमारा पंक्ति है। तो अगर इनके सभी पंक्तियों को स्तंभ में और सभी स्तंभों को पंक्ति में परस्पर बदल दिया जाए तो उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आप याद रखिएगा, ये हमारा प्रगुण नंबर 1 है। यदि किसी सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो बस याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रगुण। तो दूसरा प्रगुण ये है कि किसी भी सारणी के किन्हीं 2 पंक्ति तथा किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदला जाए। देखिए यहाँ पंक्ति को पहले प्रगुण में स्तंभ में बदला गया था, लेकिन दूसरे प्रगुण को एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में तथा एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ में बदला जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनका चिन्ह बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम सभी पंक्ति को स्तंभ बदले थे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आया था, नहीं चिन्ह में, लेकिन एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में, देखिए इस बार स्तंभ में नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल पंक्ति को पंक्ति में चेंज कर रहे हैं और स्तंभ को स्तंभ में, तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए किसी सारणी का मान 10 है, उसकी एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में बदल दिए तो उसका मान 10 ही आएगा, लेकिन इस बार -10 आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है कि यदि कोई भी सारणिक है, उसका किसी भी सारणी का एक पंक्ति पूरा या पूरा एक स्तंभ शून्य हो जाए। जैसे
देखिए यह हमारा सारणिक है, तो 0 0 0 5 6 4 3 2 1। देख रहे हैं कि इसका जो पहला स्तंभ है उसके सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो इस सारणी का अगर प्रसार भी करते हैं तो इसका मान 0 आएगा, यानी इसका प्रसार करने से कोई मतलब नहीं है। आप उसको देख कर कह सकते हैं, सिर्फ रख सकते हैं कि मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद रखिए जो आपका प्रगुण नंबर 3 है, प्रगुण नंबर 3 यह है कि किसी भी सारणी के कोई स्तंभ, कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं, उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। चौथा प्रगुण हमारा क्या है, तो चौथा प्रगुण ये है कि किसी भी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ परस्पर क्या हो, सर्वसम हो, अर्थात बराबर हो। यानी मान लीजिए कि कोई सारणिक है 1 2 3, अब यहाँ हो जाएगा 6 5 4 1 2 3। अब देख रहे हैं इस सारणिक में आपका जो C1 होगा और C3 होगा, ये क्या है, ये सर्वसम है, यानी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो इसे भी हल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। तो पुनः हम आपको 4 प्रगुण बताए, एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। पहला प्रगुण यह है कि किसी भी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभ में, सभी स्तंभ को पंक्तियों में बदला जाए तो उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन न होगा, न मान में न चिन्ह में। दूसरा प्रगुण है कि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति है, दो पंक्तियों को आपस में चेंज किया जाए, पंक्ति 1 को पंक्ति 2 में, पंक्ति 2 को पंक्ति 1 में, या स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में, स्तंभ 2 को 1 में, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। तीसरा प्रगुण यह है कि किसी भी सारणी के कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाए तो उनका मान क्या होता है, 0 होता है। चौथा प्रगुण यह है किसी भी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों का जो अवयव हो वो सर्वसम हो तो उसका भी मान क्या होता है, 0 होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सारणी क्या होते हैं। सारणी का एक वर्गाकार अवयव होता है, उसके बाद क्या होता है कि हमने उसको प्रसार पढ़ा, प्रसार के बाद हमने उसके कुछ प्रगुण बताए। अब हम आसानी से सारणी के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हल कर सकते हैं। हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम लोग क्लास 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अवयव को अब पढ़ चुके हैं और सारणी के दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, दोनों से मिला करके 13 नंबर आएगा। हमें विश्वास है आपने सभी वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखे हैं तो आप पुनः अवयव के सारे वीडियो देख लें, तभी जाकर के आपको सारणी समझ में आएगा और दोनों से मिल करके आपको बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।